हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। क्लास 11th में फिजिक्स क्लास 11th में फिजिक्स का ही फर्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं। इससे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं जिससे ये सारे चैप्टर्स को समझ पाएँ। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स या क्लास 12th में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में ये यूज़ हो सकता है, मतलब ये पूरी फिजिक्स में कभी भी यूज़ हो सकता है। तो मोशन स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से आना चाहिए। और काइनेमेटिक्स जो सेक्शन है, बेसिकली हमारे पास दो सेक्शन होते हैं फिजिक्स में। वन इज़ काइनेमेटिक्स, अदर इज़ डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन क्यों होता है इसकी स्टडी करते हैं। और काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन के बारे में पढ़ना जैसे वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेना, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लेना, ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा डायनेमिक्स का हिस्सा हो गया। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर होते हैं। एक तो ये जो हम आज कवर करेंगे, दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरा चैप्टर होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। और तीसरा चैप्टर होगा हमारा रिलेटिव मोशन। ठीक है, कई जगह इसको 3D मोशन बोला जाता है। तो ये 3 चैप्टर हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया सिर्फ मोशन की स्टडी करना। ठीक है, तो चलो भाई हेडिंग लगा लेते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन वापस से और स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन सिंपल है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है। जैसे कुछ बातें हम पहले टेक्निकल टर्म्स इस चैप्टर में जो भी यूज़ हो उनकी बातें कर लेते हैं। पहली बात तो होगी पोजीशन क्या होता है बॉडी की या पार्टिकल की। पोजीशन का मतलब हो गया लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, फिजिक्स में जो पोजीशन या लोकेशन होता है उसको हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से दिखाते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कोऑर्डिनेट्स लाइक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये हमारा बॉडी का पोजीशन हो गया। जैसे मान लो ये हमने कुछ एक्सेस बना दी, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और एक पार्टिकल यहाँ पर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी। तो पी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से ये हो सकता है कि एक्स वाई और जेड एक्सेस तीनों बना दे और यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो उस केस में ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये ही क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अगर बॉडी मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो बॉडी की जो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो चेंज होती रहेगी, है ना। तो अब हम यहाँ से, अच्छा एक और चीज़ इसमें हमने देख लिया, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। अभी तक हम पोजीशन समझ गए हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जॉइनिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद origin वाया अ वेक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जैसे जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है।
यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसको हमने ओरिजिन से एक वेक्टर की सहायता से ऐसे जोड़ दिया, ये तो ये ओ पॉइंट हो गया और ये पी पॉइंट हो गया। तो ओ पी वैक्टर हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। समझ गए? अच्छा, ओ पी वैक्टर को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, अभी करना कुछ भी नहीं है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कर देंगे, ये हमारा ओ पी वैक्टर हो गया। अच्छा, ऐसे ही मान लो ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया अपनी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ओ पी वैक्टर। तो यहाँ पे ओ पी वैक्टर कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा ओ पी वैक्टर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट में आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जब एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, जैसे मान लिया यहाँ पे P1 पॉइंट पर है कोई पार्टिकल और ये ऐसे जाके P2 पॉइंट पर चला गया, ठीक है। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ऐसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो P1 P2 वेक्टर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, राइट, ये इनिशियल पोजीशन है और ये P2 क्या है, ये फाइनल पोजीशन है बॉडी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो क्या गया, वेक्टर joining initial position and final position is called as displacement vector। सिंपल है, ठीक है। जैसे P1 P2 क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमने सीधे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा, P1 P2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये भी समझ गए होगे। चलो, अगर मेरे को मान लो P1 P2 वेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, P2 का पोजीशन कोऑर्डिनेट में से P1 का पोजीशन कोऑर्डिनेट घटा दूंगा। देखो P2 का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप, सिमिलरली y2 माइनस y1 जे कैप, ऐसे कर देना। तो ये तुमको P1 P2 वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को कभी कभी हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे ही हमने एक्स वाई जेड तीनों में ले लिया, मान लो हमारा ये P1 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, ठीक है। यहाँ से हम P2 पॉइंट पर पहुँच गए, मतलब डिस्प्लेस हो गए कुछ x2 y2 और z2, ठीक है। तो हमारा देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, वो तो P1 P2 वेक्टर हो गया, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना हो गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ से मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब P1 P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लूँगा। वो तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल गया यहाँ से, विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है।
आई होप ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ही ले लिया हमने कि यहाँ पे ऐसे P1 पॉइंट है, फिर ये P2 पॉइंट है और ये फिर P3 पॉइंट है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लिए हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3, ठीक है। पार्टिकल पहले P1 से P2 गया और फिर P1 से P3 चला गया, ठीक है। अब में से यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दो। तो देखो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला जो भी वेक्टर होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन जब तुम करोगे तो इनिशियल पोजीशन देख लो P1 है और फाइनल पोजीशन देखो, इंटरमीडिएट पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। तो P1 से P3 को ज्वाइन कर दो ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो हमारा P1 P3 वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे? P3 के कोऑर्डिनेट्स में से P1 के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो गया। अगर यहाँ से तुम्हें P1 P3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला टर्म आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस क्या है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, P1 पॉइंट से P2 पॉइंट गया और P2 से P3 चला गया, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल मोशन में होता है तो उसने टोटल कितनी लेंथ कवर की है, दैट इज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सिंपल है। तो यहाँ पे इस वाले केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? P1 P2 प्लस P2 P3। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है इसी वाले केस में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? दैट इज P1 P3। P1 से P3 को ज्वाइन कर, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत माइन्यूट सा फर्क है। डिस्टेंस एक्चुअली पाथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, और डिस्प्लेसमेंट बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कुछ बातें जैसे इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट में, यूनिट दोनों की सेम होगी। यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, SI यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीटर हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमेशा ही या तो छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा वो समझ लो। जैसे मान लो एक पॉइंट A से B तक अगर पार्टिकल चला गया, ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे A से B गया और फिर B से ऐसे कुछ C चला गया, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा किसके? डिस्टेंस से। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। आई होप ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे A पॉइंट से B पॉइंट तक पार्टिकल जा रहा है अलोंग दिस पाथ, ठीक है, और B से C ऐसे चला गया। तो कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ये रेडियस R है, ठीक है, और ये 2R है। तो सबसे पहले डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? डिस्टेंस तो A से B तक ये सेमी सर्कुलर पाथ पर मतलब पाई इंटू R, ठीक है, और प्लस B से C तक विच इज़ 2R। तो ये हमारा आंसर हो गया R इंटू पाई प्लस 2। ये डिस्टेंस हो गया,
राइट। और अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देख लो। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनली वो सी पर चला जा रहा है, तो ए से सी तक ज्वाइन कर दो, ए से सी तक, ठीक है। तो ए से सी तक क्या हो जाएगा, ये वाला भी लेंथ आर है, तो ये आर 2r प्लस 2r विच इज़ 4r, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ वेरी इजी। तो आई थिंक ये कवर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ सिक्स्थ पॉइंट। अब हम आ जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे स्पीड को। अब देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड में भी दो पॉइंट हैं। एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक होती है हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क है, जैसे हम लोग दो केस लेते हैं। केस नंबर 1, एक बॉडी है जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है। सपोज इसकी डिस्टेंस है हमारी डी, ठीक है। तो ए से बी तक जब बॉडी कवर कर रही है तो उसकी स्पीड जो है हमेशा एक ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि हमेशा वो 20 किलोमीटर पर आवर से या 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। कभी 20 हो रहा है, कभी 30 हो रहा है, कभी 40 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा सपोज x1 पर, तो उस समय इसकी स्पीड कुछ ना कुछ रही होगी, फिक्स रही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ फिक्स रही होगी। सपोज वो 30 थी, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी स्पीड होती है बॉडी की वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ जाओ। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी स्पीड होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्पीड हमने बोला एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पर जो स्पीड रही होगी उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या हो गया, अब समझो एवरेज स्पीड क्या हो गया, जैसे ए से बी तक पार्टिकल कवर किया है, ठीक है। तो हम लोग अगर एवरेज स्पीड यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन, मान लो ए से बी तक चलने में उसको टी टाइम लग गया, तो इसी डिस्टेंस को टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आया, तो इसी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज स्पीड को v से और इंस्टेंटेनियस स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम, क्लियर है। ये एवरेज स्पीड हो गया हमारा। अच्छा बहुत सिंपल सा है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ही ले लिया हमने, इफ particle is moving with 10 kilometer per hour for 10 minute, ठीक है, and for another 10 minute it is moving with speed 20 kilometer per hour for another 10 minute, it is moving with speed 20 kilometer per hour, find average speed of particle। ये क्वेश्चन हो गया।
तो पार्टिकल मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट, और अनदर 10 मिनट वो 20 किलोमीटर पर आवर से मूव। तो देखो एवरेज स्पीड निकालना होगा जब, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट, तो देखो 10 इंटू 10 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर 20 किलोमीटर आवर फॉर 10 मिनट, ठीक है। ये टोटल टाइम कितना हो गया 20 मिनट, समझ गए। तो ये हमारा आ गया 100/60 प्लस 200/60 इंटू 60/20, ठीक है। ये कट गया 300/20, 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, कोई इसमें ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगाता है कि ये 20 है और ये 10 है, तो एवरेज दोनों का कितना हो जाएगा 20 + 10 30/2 15। वो तरीका हमेशा काम नहीं करेगा, वो पता है कब काम करेगा, जब ये टाइम इंटरवल सेम होगा। जैसे यही क्वेश्चन में मान लो मैं ऐसा ले लेता कि इफ़ पार्टिकल इज मूविंग with speed 10 kilometer per hour for 10 minutes and with speed 20 kilometer per hour for 20 minutes, then calculate average speed of पार्टिकल। ये मान लो क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 इंटू 10/60 प्लस 20 इंटू 20/60 अपॉन टोटल टाइम विच इज़ 10/60 प्लस 20/60। ये कितना आ गया 100 प्लस 400 अपॉन 30, यहाँ से क्या आ गया 50/3 किलोमीटर पर आवर। देखो अब तो वो काम नहीं किया, अब तो वाला तरीका काम नहीं किया, तो यहाँ से एक नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं। वो नोट पॉइंट क्या हो गया, इफ पार्टिकल इज मूविंग with speed v1 for t time for time t and with speed v2 for time t, ठीक है। देन इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा पार्टिकल का, v1 + v2/2 हो जाएगा इसी केस में, बाकी और केस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक नोट पॉइंट हो गया। बाकी किसी केस में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम से डिवाइड कर देना होगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी भी ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड तो ले लिया हमने। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा। बस ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एसआई यूनिट दोनों की ही मीटर पर सेकंड है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो पार्टिकल ए से बी गया और फिर बी से सी चला गया, ठीक है।
तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा दैट इज ए से सी, ए सी वैक्टर को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम के साथ, तो यहाँ से हमारा एवरेज वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को टाइम के साथ डिवाइड कर दो, ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, डी वैक्टर अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बहुत सिंपल सा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन लगा दो, इफ वी एड डायरेक्शन ऑफ मोशन इन instantaneous speed, it becomes instantaneous velocity। बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो बस क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये वाला डायरेक्शन दे दो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हो, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट is called as instant velocity। बहुत सिंपल। ठीक है, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मान लो इफ x जो है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x क्या है, पोजीशन ऑफ बॉडी, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ठीक है, इस केस में अगर स्पीड पूछा है एट इंस्टेंट, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है दिक्कत। और सिंपल एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी, हमें दोनों ही केस में डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करना है। अच्छा, कभी कभी ये पोजीशन ना बोल के डिस्प्लेसमेंट बोल देता है, अगर s है, डिस्प्लेसमेंट है फंक्शन ऑफ टाइम, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लिया, जैसे x हमारा दिया है 2t² प्लस टी प्लस 1। ठीक है, हमसे पूछ लिया गया v कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। सबसे पहले क्या करना है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी लगाना है। तो यहाँ से अगर मैं 2t² का डिफ्रेंशिएशन करूँगा 4t आएगा और t का 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा एवरेज स्पीड, सॉरी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल गया। अब अगर मेरे को पूछा गया एट t इक्वल्स टू 0 बता दो स्पीड कितना है, तो इसी में t का वैल्यू 0 रख देना। तो स्पीड एट t इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा, तो 1 हो गया, यूनिट ले रहे हैं SI। और स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 पूछ लिया जाए हमसे, तो इसी में t की जगह 1 रख दो, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो x का अगर वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया है, तो वहाँ से स्पीड पूछा है, तो सिंपल सा ऐसे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ ध्यान से सुनो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि x इक्वल्स टू 2t² प्लस टी प्लस 1। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में एवरेज स्पीड पूछ लिया, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड ना पूछ के एवरेज वेलोसिटी कर लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इनिशियल पोजीशन x1, x1 का मतलब है t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या है उसकी, t इक्वल्स टू 0 पर 1 है, और x2 बोले तो 3 सेकेंड पर, तो 3 रख देंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 1 18, 3 22 1 23 23 आ गया। तो ये इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड। ठीक है, सो 3 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 22/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा इस केस में। ठीक है, अच्छा इसी में पूछा होता एवरेज वेलोसिटी, अच्छा ऐसे पूछा होता फाइंड वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, तो उसका भी मतलब एवरेज वेलोसिटी होता। यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये है, एवरेज वेलोसिटी मीन्स
वेलोसिटी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। मतलब एक टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी पूछेगा तो उसका मतलब भी एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछेगा तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है। वेलोसिटी एट अ इंस्टेंट, ठीक है, मीन्स वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा मतलब, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो हमसे बोला गया कि वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है हमसे, ये एवरेज वेलोसिटी का सेंस बना रहा है, ठीक है। और अगर पूछा गया वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो इसका मतलब ये किसका सेंस बना रहा है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सेंस बना रहा है। तो वो जो लैंग्वेज दी गई है क्वेश्चन में, उस लैंग्वेज से हम पता कर लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टर्म है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया कि अभी बताओ कि कैसे, अच्छा कुछ नोट पॉइंट पहले लिख लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया है कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगा दैट इज़ dx अपॉन dt, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कभी कभी y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, मतलब x ना वेरी करके y वेरी कर जाए, तो यहाँ पे वेलोसिटी dy बाई डी टी होगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसे z फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ x वेरी कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ y वेरी कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ z वेरी कर रहा है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा dz अपॉन dt। अच्छा, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, x में, क्योंकि मोशन x में हो रहा है। ये वेलोसिटी y में होगा और ये वेलोसिटी z में होगा। कभी अगर ऐसा हो कि बॉडी का जो पोजिशन वेक्टर है उसमें x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है और z भी वेरी कर रहा है, मतलब x का जो वेरिएशन है दैट इज f1t आई कैप प्लस f2t जे कैप प्लस f3t के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझ जाओ इसका मतलब क्या है। x वेरी कर रहा है अलग फंक्शन पर, y वेरी कर रहा है अलग फंक्शन पर और z वेरी कर रहा है अलग फंक्शन पर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ना वो x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। हालांकि इसे हम आगे पढ़ाएंगे बट अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो x वाला निकालना तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी एफ वन टी अपॉन डी टी आई कैप। y वाला निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऐसे ही z वाला निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है। ऐसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x वेरी कर रहा है 3t² से, y वेरी कर रहा है 2t से और z वेरी कर रहा है 3t³ से, ठीक है। और हमसे पूछ लिया वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये आ गया 6t आई कैप। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 2t का डिफ्रेंशिएट 2, तो 2 जे कैप। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 90² के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी होगी, ठीक है। आई थिंक ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इससे रिलेटेड।